20 लाख है। ठीक है, अब सहयोग। नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है। इसमें हम आज ये नेक्स्ट पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, उसे आप जाके आप विजिट कर सकते हैं। आज हम पश्चिमी और पूर्वी हिमालय में अंतर देखेंगे और इससे आगे वाले जो प्रश्न बनेंगे वो किस प्रकार के बनते हैं वो देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय, यह क्षेत्र सिंधु से काली नदी के पश्चिमी भाग तक विस्तृत है। आपका पूर्वी हिमालय, इसका विस्तार सिक्किम में सिंगालीला पर्वत के पूर्व से लेकर हिमालय की पूर्वी सीमा तक है। आपका पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पछुआ विक्षोभ सर्दियों में से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। पूर्वी हिमालय क्षेत्र दक्षिण पश्चिम मानसून गर्मियों में से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। पश्चिमी हिमालय, यहाँ वर्षा की मात्रा पूर्वी हिमालय क्षेत्र की तुलना में लगभग 1/4 या बहुत कम होती है, लगभग 100 सेंटीमीटर या इससे कम वर्षा। पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय से लगभग 4 गुना अधिक वर्षा की मात्रा प्राप्त करता है और उच्च वर्षा के कारण यहाँ घने जंगलों का विकास हुआ है। औसत वर्षा यहाँ पे 200 सेंटीमीटर या इससे अधिक होती है। मतलब हमारे पश्चिमी हिमालय है वहाँ 100 सेंटीमीटर से भी वर्षा कम होती है और आपके पूर्वी हिमालय में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश में जैव विविधता तुलनात्मक रूप से कम पाई जाती है और पूर्वी हिमालय क्षेत्र अपनी जैव विविधता के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ जैव विविधता हॉटस्पॉट भी स्थित है। मतलब आपके पश्चिमी हिमालय में जैव विविधता कम पाई जाती है और पूर्वी हिमालय में आपकी जैव विविधता अधिक पाई जाती है। यहाँ पे जैव विविधता हॉटस्पॉट भी यहाँ पे सरकार ने स्थित किए हैं। स्थायी हिमालय की निम्न पश्चिमी हिमालय में आपका हिमालय की निम्न सीमा एवं ट्री लाइन की ऊंचाई मान पूर्वी हिमालय की तुलना में कम है और पूर्वी हिमालय में हिमरेखा की निम्नतम सीमा एवं ट्री लाइन की ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय की तुलना में अधिक है। पश्चिमी हिमालय में आपकी गंगा, यमुना, सिंधु नदियाँ इस क्षेत्र में बहती हैं। आपकी पूर्वी हिमालय की प्रमुख नदियाँ आपकी तीस्ता और ब्रह्मपुत्र हैं। इसके पश्चिमी हिमालय, इसके अंतर्गत काराकोरम, इसके अंतर्गत कौन कौन सी नदियाँ? काराकोरम और धौलाधर और जास्कर, कैलाश और पीरपंजार आपकी श्रेणियाँ आती हैं। और पूर्वी हिमालय में आपकी पूर्वी हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत पटकईबुम और नागा पहाड़ियाँ एवं कंचनजंगा सिक्किम में है आपकी और नामचा बरवा जैसी ऊंची चोटियाँ शामिल हैं। आपके हिमालय के प्रमुख दर्रे देख लीजिए, है ना। यहाँ पे जैसे बनिहाल दर्रा है आपका, यह बनिहाल दर्रा के बारे में देख लीजिए। यह जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय की पीर पंजार पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। आपका बनिहाल दर्रा श्रीनगर से जम्मू का मार्ग NH नेशनल हाईवे 44 और पूर्व में NH नेशनल हाईवे 1A इसी दर्रे से गुजरता है। आपके किस दर्रे से? बनिहाल दर्रे से। शीत ऋतु में यहाँ बर्फ का जमाव हो जाने के कारण आवागमन बाधित हो जाता है। अतः पूरे वर्ष आवागमन के लिए सन 1956 में यहाँ देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया था। पूछा जाएगा कि बनिहाल दर्रे के पास में कौन सी सुरंग है, तो आपको बताना होगा जवाहर सुरंग है। अगला दर्रा है
लानकला दर्रा आपका यह ट्रांस हिमालय में है। आपके कौन से हिमालय में? लानकला दर्रा कौन से? ट्रांस हिमालय में है। हिमालय की 4 श्रेणियां बताई थी। तथा लद्दाख तिब्बत और भारत चीन के बीच संपर्क स्थापित करता है। लानकला दर्रा आपका वर्तमान अवस्थिति के अनुसार लानकला दर्रा लद्दाख के चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन का हिस्सा है। आपका लानकला दर्रा लद्दाख में स्थित है। अगला दर्रा आगे देखते हैं। इसमें सामरिक महत्व की दृष्टि से चीन ने इसी दर्रे से होकर शिजियांग एवं तिब्बत को जोड़ने के लिए सड़क मार्ग का निर्माण किया है। अगला है दर्रा है नाथुला दर्रा। ये आपका सिक्किम के बृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यह गंगटोक एवं लहासा भारत चीन के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है। सन 1952 के भारत चीन युद्ध पूछा जाएगा कब हुआ था, तो 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था, परंतु 2006 में इसे पुनः खोल दिया गया। कब खोल दिया गया, कब बंद कर दिया गया, आपसे पूछा जा सकता है। यह दर्रा भारत और चीन के बीच होने वाले प्राचीन व्यापारिक सिल्क मार्ग की एक उपशाखा का भाग है। पहले तो यही पूछा जाएगा कि सिक्किम में कौन सा दर्रा है, तो नाथुला दर्रा है। या नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। ये भारत और चीन के बीच में रास्ता का निर्माण करता है और 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था, उस समय इसको बंद कर दिया गया और 2006 में खोल दिया गया। अगला दर्रा है आपका जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा? जोजिला। यह जास्कर श्रेणी लद्दाख में स्थित है और श्रीनगर कारगिल एवं श्रीनगर लेह के बीच संपर्क स्थापित करता है। श्रीनगर जोजिला मार्ग के सामरिक महत्व को देखते हुए इसे राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 1 पूर्व में नेशनल हाईवे 1D घोषित किया गया तथा इसके निर्माण एवं रखरखाव का कार्य सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO को सौंपा गया है। जोजिला दर्रा आपका लद्दाख में है। अगला दर्रा है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी में अवस्थित है, जो उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है। नाल सरोवर एवं कैलाश पर्वत जाने वाले भारतीय तीर्थ यात्रियों द्वारा इसी दर्रे का प्रयोग किया जाता है। लिपुलेख दर्रा भारत और चीन के बीच होने वाले व्यापार के लिए स्थलीय मार्ग भी प्रदान करता है। यह भारत चीन और नेपाल के मध्य सीमा बनाता है। पूछा जाएगा आपसे लिपुलेख दर्रा कहाँ है, आपको बताना होगा। उत्तराखंड में है। यह आपको 3 देशों के साथ में सीमा साझा करता है। भारत में तो है ही, भारत चीन और नेपाल के मध्य सीमा साझा करता है ना। अगला है बोमडीला दर्रा है आपका। ये अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्वी हिमालय में अवस्थित है तथा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। बर्फबारी और प्रतिकूल मौसम के कारण यह शीत ऋतु में बंद रहता है। आपसे बोमडीला दर्रा आपसे पूछा जाएगा कहाँ है ये, तो अरुणाचल प्रदेश में है। अगला दर्रा है दिफू दर्रा। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में उत्तर पूर्वी और भारत चीन और म्यांमार की सीमा के पास स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश और मांडले म्यांमार के बीच एक छोटा रास्ता उपलब्ध कराता है। भारत एवं म्यांमार के बीच यह एक परंपरागत मार्ग है जो व्यापार और परिवहन के लिए पूरे वर्ष खुला रहता है। अगला दर्रा है हमारा काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा हिमालय की काराकोरम श्रेणी के मध्य लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है, जो भारत और चीन के बीच एक संपर्क मार्ग प्रदान करता है। भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति होने के कारण काराकोरम दर्रे को वर्तमान समय में आने जाने के लिए बंद
कर दिया गया है तथा चीन द्वारा वर्तमान में इस दर्रे का अतिक्रमण कर लिया गया है। काराकोरम कहाँ है? ये आपका लद्दाख में है। कहाँ पे है? ये लद्दाख में, मध्य लद्दाख। आगे देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित सभी दर्रों को काराकोरम दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, जो लगभग 5,540 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। काराकोरम कहाँ है? लद्दाख में। और सबसे ऊंचाई पर पूछा जाएगा, सबसे ऊंचाई पर कौन सा दर्रा स्थित है? तो काराकोरम लद्दाख में है, 5,540 मीटर। अगला दर्रा है आपका रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश लघु हिमालय में स्थित एक प्रमुख दर्रा है, जो मनाली को लेह से एक सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है। रोहतांग दर्रा केवल मई से नवंबर तक ही खोला जाता है, क्योंकि अन्य समय बर्फीले तूफान और हिमस्खलन के कारण इस मार्ग पर यात्रा करना बहुत मुश्किल होता है। कौन सा दर्रा? आपका रोहतांग दर्रा। कहाँ पे है ये? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह दर्रा कुल्लू और लाहौल स्पीति को आपस में जोड़ता है। रोहतांग दर्रे हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल का निर्माण किया गया। यह सुरंग मनाली और लेह के बीच की दूरी को 46 किलोमीटर तक कम करती है। सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा निर्मित यह सुरंग औसत समुद्र तल से 3,000 मीटर या 10,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सड़क है आपकी। पूछा जाएगा दुनिया की सबसे लंबी सड़क किस दर्रे में है? रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश। अगला है दर्रा बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा बृहद हिमालय, भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर स्थित है आपका। बुर्जिल दर्रा कश्मीर, गिलगित और श्रीनगर के बीच का एक प्राचीन मार्ग है। इसी दर्रे से होकर मध्य एशिया का मार्ग गुजरता है। शीत ऋतु में बर्फ से ढक जाने के कारण यह मार्ग एवं परिवहन के लिए बंद रहता है। यह दर्रा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर घाटी और तथा भारत के कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ता है। यहाँ नाम हिमालय प्रदेश अवस्थित और मार्ग यहाँ देख लीजिए, एक शॉर्ट नोट है आपका ये। काराकोरम दर्रा यह ट्रांस हिमालय में है आपका। काराकोरम आपका लद्दाख में है। ट्रांस हिमालय भारत चीन के बीच में सीमा साझा करता है ये। अगला दर्रा है आपका देपसांगला। देपसांगला आपका ट्रांस हिमालय में है, ये लद्दाख में है आपका। भारत चीन के बीच स्थित है। नकला दर्रा आपका ट्रांस हिमालय लद्दाख में है, भारत चीन के बीच में। चांगला आपका ट्रांस हिमालय लद्दाख भारत चीन। और जाराला आपका ट्रांस हिमालय लद्दाख और भारत चीन। खारदुंगला आपका ट्रांस हिमालय लद्दाख भारत चीन। और बुर्जिल दर्रा आपका बृहद हिमालय जम्मू कश्मीर और श्रीनगर गिलगित को जोड़ता है। और बारालाचा दर्रा आपका बृहद हिमाचल प्रदेश लेह मनाली में स्थित है आपका। सिपकीला आपका बृहद हिमालय हिमाचल प्रदेश में है और शिमला तिब्बत भारत चीन के बीच स्थित है। नीति दर्रा आपका बृहद हिमालय उत्तराखंड भारत चीन और मानाला बृहद हिमालय उत्तराखंड भारत चीन। और मुरलिंगला आपका बृहद हिमालय उत्तराखंड भारत चीन के बीच स्थित है। आगे
जेलेपला आपका बृहद हिमालय सिक्किम में है आपका, ये जेलेपला दर्रा पूछा जाएगा कहाँ, ये सिक्किम में है, गंगटोक और लहासा को जोड़ता है। पीर पंजाल आपका लघु हिमालय में है, जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर में। और बनिहाल दर्रा आपका लघु हिमालय में है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और रोहतांग दर्रा आपका ये लघु हिमालय हिमाचल प्रदेश में है, मनाली को लेह से जोड़ता है। और बोमडीला आपका दर्रा है, ये उत्तर पूर्वी हिमालय अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश और लहासा भारत तिब्बत को जोड़ता है। और दिफू दर्रा आपका उत्तर पूर्वी हिमालय अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। और पांगसाऊ आपका उत्तर पूर्व हिमालय आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। तुजू दर्रा आपका उत्तर पूर्वी हिमालय मणिपुर में स्थित है, मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है। भारत की प्रमुख घाटियां देख लीजिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की घाटियां। मरखा घाटी आपकी लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है, जिसे हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हेतु मार्ग उपलब्ध कराती है, मरखा घाटी। कश्मीर घाटी आपकी महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य अवस्थित बनिहाल दर्रे द्वारा जम्मू कश्मीर से जोड़ी हुई है। इसकी रचना एक समभिन्नित में हुई है। नुब्रा घाटी आपकी सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी द्वारा निर्मित है। और सुरुज घाटी आपकी इसका कारगिल कस्बे के लिए काफ़ी महत्व है। और गलवान घाटी आपकी यह गलवान नदी द्वारा निर्मित घाटी है, जो कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के समीप अवस्थित है। हिमाचल प्रदेश आपका किन्नौर घाटी, यह घाटी हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है, जो तिब्बत को सीमा के समीप है। यह हिमाचल प्रदेश के अंतिम गांव आपके चिटकुल को मार्ग प्रदान करती है। पूर्वी घाटी आपकी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू स्थित यह घाटी हिंदू और सिख तीर्थ यात्राओं को मणिकरण शहर जाने के लिए मार्ग प्रदान करती है। मणिकरण गर्म पानी के फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है। और सांगला घाटी आपकी इसी बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और मानला घाटी आपकी हिमाचल प्रदेश में छोटू युवान के रूप में प्रसिद्ध है। कुल्लू घाटी आपकी देवताओं की घाटी कहा जाता है। इसे 7 दिवसीय दशहरा त्योहार के लिए भी जाना जाता है। यह धौलपुर एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। पांगी घाटी आपकी लाहुल और पांगवाला और भोटिया लोगों का आवास क्षेत्र है। और स्पीत घाटी आपकी बौद्धों का प्रसिद्ध तावो मठ इस घाटी में अवस्थित है। और लाहुल घाटी आपकी इस घाटी से होकर ही चंद्र और भागा नदियां प्रवाहित होती हैं। कांडला घाटी आपकी प्रमुख सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल धर्मशाला इसी घाटी में अवस्थित है। चंबा घाटी आपकी सौरमोर और डलहौजी एवं खज्जियार प्रमुख पर्यटन स्थल इसी घाटी में अवस्थित हैं। उत्तराखंड की घाटियां देख लीजिए, दून घाटी, यह घाटी शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित है। यह हिमालय की अनुदैर्घ्य घाटी का उदाहरण है आपकी। जोहर घाटी इसे मिलाम घाटी या गौर घाटी के रूप में भी जाना जाता है। फूलों की घाटी, यह चमोली जिले में स्थित वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को बायोस्फीयर नेटवर्क 2004 में शामिल किया गया। धर्मा घाटी आपकी, इसका निर्माण धर्मा गंगा नदी द्वारा किया गया। सोर घाटी आपकी, यह घाटी पिथौरागढ़ में स्थित यह कत्यूरी राजवंश का शासन था। ये अयोध्या से यहाँ आए थे। नेलांग घाटी आपकी, यह घाटी उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। यह भारत चीन के निकट स्थित है और इसे वर्ष 1962 ईस्वी
के युद्ध के बाद बंद कर दिया गया और मई 2015 में इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। पश्चिम बंगाल की घाटी देख लीजिए। न्योरा घाटी आपकी पश्चिम बंगाल में है। यह दार्जिलिंग के कालिम्पोंग में स्थित 1986 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। सिक्किम की घाटी यहाँ देख लीजिए। चुम्बी घाटी आपकी सिक्किम में है। चुम्बी घाटी के भारत, सिक्किम, भूटान और चीन तिब्बत तीनों के मिलन बिंदु पर स्थित होने के कारण सामरिक महत्व अधिक है और डोकलाम श्रेणी इसी के अंतर्गत आती है। यह घाटी सिलीगुड़ी भारत का चिकेन नेक से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर है और चुम्बी घाटी पहले सिक्किम का हिस्सा था जो वर्ष 1792 में तिब्बत का अंग बना। यहाँ के स्थानीय निवासियों को प्रोमोवा क्या कहा जाता है? प्रोमोवा कहा जाता है, जो तिब्बती वंश के हैं। वर्ष 1904 में अंग्रेज शासन और तिब्बत के बीच हुए समझौते के द्वारा यह ऊन, याक उत्पादन, सुहागा एवं अन्य स्थानीय उत्पादों का बड़ा व्यापारिक मार्ग बनकर उभरा है। और यूथांग घाटी आपकी हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध। यूथांग घाटी रोडोड्रैगन झाड़ियाँ व अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई है आपकी। आगे देख लीजिए घाटियाँ। जुकू घाटी आपकी भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में स्थित जून और सितंबर माह में संपूर्ण घाटी जंगली घाटी में ढक जाती है। आंध्र प्रदेश की घाटी देख लीजिए। अराकू घाटी आपकी आंध्र प्रदेश में है। यह घाटी गलीकोंडा और रक्ताकोंडा और सुकरीमेटा एवं चितामोगौड़ी नमक पहाड़ियों से घिरी है। और तमिलनाडु में देख लीजिए, कंबल घाटी आपकी तमिलनाडु में है। यह थक्काडी और बरूस नादु और कोडाई कलम पहाड़ियों से घिरी है। केरल में देख लीजिए, केरल की घाटी शांत घाटी, इसे साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है, ये केरल में है। जैव विविधता हेतु प्रसिद्ध यह केरल के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है और 1847 में शोध हुए रॉबर्ट वाइट यहाँ आने वाले प्रथम अंग्रेज थे। और कुंथी नदी यहाँ के वन क्षेत्र से उद्गमित होती है। आपकी पूछा जाएगा साइलेंट वैली कहाँ है आपकी, तो केरल में। उत्तर भारत का विशाल मैदान देख लीजिए। अगली हेडिंग है हमारी उत्तर भारत का विशाल मैदान। ग्रेट पॉइंट ऑफ नॉर्थर्न इंडिया। उत्तर भारत के मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। यहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। यह मैदान पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। यह एक समतल मैदान है तथा इसके उच्चावच में बहुत कम अंतर है। यह मैदान पूर्व से पश्चिम तक लगभग 3200 किलोमीटर लंबा है, लगभग 150 से 300 किलोमीटर चौड़ा है। इस मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 50 से 150 किलोमीटर तक है। इस क्षेत्र की उपजाऊ मिट्टी, उपयुक्त जलवायु और पर्याप्त जलपूर्ति कृषि कार्य के विकास में बहुत सहायक है। उत्तरी मैदान को उच्चावच भौतिक लक्षण के आधार पर पांच महत्वपूर्ण प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जैसे कि भांवर, तराई और बांगर और खादर और डेल्टा। ये दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं, खादर क्या है, तराई क्या है, बांगर क्या है, है ना, और भांवर क्या है, डेल्टा क्या होते हैं आपके। भांवर देख लीजिए, भांवर क्या है।
उत्तर भारत में विशाल शिवालिक। उत्तर भारत में शिवालिक के गिरिपद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक के क्षेत्र को भांवर कहा जाता है। यह भूभाग हिमालय नदियों द्वारा लाए गए पत्थर, कंकड़ और बजरी आदि के जमाव से बना है। इसकी चौड़ाई सामान्यतः 8 से 10 किलोमीटर है। इस भूमि में छोटी नदियां पत्थर, कंकड़, बजरी के ढेर के नीचे से प्रवाहित होने के कारण अदृश्य हो जाती हैं। भांवर क्षेत्र में यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। तराई क्षेत्र देख लीजिए, भांवर के बाद तराई आता है। यह क्षेत्र भांवर प्रदेश के दक्षिण का दलदली क्षेत्र है तथा बारीक कंकड़, पत्थर, रेत, चिकनी मिट्टी से बना है। इसकी चौड़ाई सामान्यतः 10 से 12 किलोमीटर है। भांवर क्षेत्र में जो नदियां अदृश्य हो जाती हैं वे तराई क्षेत्र के धरातल में पुनः दृश्य हो जाती हैं। वर्षा की अधिकता के कारण तराई का विस्तार पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में अधिक पाया जाता है। इस क्षेत्र में ढाल की कमी के कारण पानी बिखरा हुआ रहता है। इससे इस क्षेत्र की भूमि सदैव नम रहती है और एवं कृषि के लिए विशेषकर गन्ना, चावल और गेहूं अधिक उपयुक्त होते हैं। पूछा जाएगा गन्ना, चावल, गेहूं किस प्रकार की मिट्टी में रहते हैं। आपका प्रश्न आपका दे रखा होगा कि भांवर में, तराई में, आपके बांगर में, खादर में, डेल्टा में। फिर आपको बताना होगा किस में होंगे, ये कौन सी मिट्टी में होंगे, ये भांवर मिट्टी में होंगे। अब फिर मिट्टी दूसरी है आपकी बांगर। यह उत्तरी मैदान की उच्च भूमि है जो पुरानी और जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। उत्तरी मैदान का सबसे विशाल भाग आपका पुराने जलोढ़ बांगर का बना है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पंजाब और उत्तर प्रदेश के मध्य के मैदानी भागों में पाया जाता है। इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं और शुष्क क्षेत्र में इसमें लवड़ी एवं क्षारीय उत्फुल्लन देखे जाते हैं जिन्हें रेह या कल्लर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेह या कल्लर। बांगर क्षेत्र नदियों के बाढ़ वाले मैदान के तल से ऊपर स्थित होता है, इसीलिए यहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता। यह क्षेत्र कृषि कार्य हेतु कम उपयोगी होता है एवं इसमें भूमिगत जल स्तर की गहराई अधिक होती है और बांगर प्रदेश में अपक्षय के कारण भूमि के उत्तर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो गई है और यहाँ कंकरीली भूमि मिलती है। ऐसी भूमि को भूड़ कहा जाता है। अगला खादर। यह खादर मिट्टी, यह उत्तर भारत के मैदान की निचली भूमि है जो नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण है। इसमें कांप मिट्टी भी पाई जाती है। इसका विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में है। खादर क्षेत्र नदियों के निचले हिस्से में स्थित है जिस पर बाढ़ के समय जलोढ़ की नई परत जम जाती है। यह क्षेत्र कृषि कार्य हेतु बहुत उपजाऊ होता है जिसमें भूमिगत जल स्तर ऊंचा होता है। खादर भूमि की मिट्टी में चीका की अधिकता होती है जो इसे नमी धारण करने की क्षमता प्रदान करती है। यह क्षेत्र मिट्टी जो है चावल, जूट, गेहूं, गन्ना, दाल, तिलहन आदि की कृषि हेतु प्रसिद्ध है। अगला डेल्टा विभाग क्या होता है, यह खादर मैदान का ही बड़ा हुआ भाग है। इसका विस्तार निचली गंगा घाटी पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इसमें पुराना और नया पंख या दल सम्मिलित है। यह उच्च भूमि चार कहते हैं।
आपका आगे है अगली हेडिंग है हमारी उत्तरी भारत के विशाल मैदान को प्रादेशिक आधार पर मुख्यतः 4 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये पंजाब का मैदान देख लीजिए, उत्तरी भारत में पंजाब का मैदान। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज के द्वारा निर्मित मैदान को पंजाब का मैदान कहते हैं। इसका भौगोलिक विस्तार भारत और पाकिस्तान देश में है, लेकिन सर्वाधिक विस्तार पाकिस्तान में है। भारत में पंजाब के मैदान के अंतर्गत बारी और बिस्त दोआब के क्षेत्र आते हैं, जो कृषि की दृष्टि से भारत का एक विशाल क्षेत्र है। पंजाब की पुरानी जलोढ़क भूमि बांगर को बेडलैंड या अनुर्वर भूमि कहते हैं। पंजाब के पर्वतीय मैदान में नदियों के द्वारा अपरदन से निर्मित भूमि को चौस या चौस कहते हैं। इस प्रकार के चौस होशियारपुर जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगली हेडिंग हमारी है दोआब। दो नदियों के बीच स्थित भूमि को दोआब कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपका उत्तर भारत में सिंधु नदी तंत्र के दोआब हैं। आपके दोआब और नदी दो नदियों के बीच स्थित भूमि जो होती है उसे दोआब कहते हैं। जैसे यहाँ पे दोआब विस्तार दोआब आपका ब्यास और सतलज नदी के बीच में है। बारी दोआब आपका ब्यास और रावी नदी के बीच में है। रचना दोआब आपका रावी और चेनाब के बीच में है। और चज दोआब आपका चेनाब और झेलम नदी के बीच में है। सिंधु सागर दोआब आपका झेलम और चेनाब और सिंधु नदी के बीच में है। गंगा का मैदान की अगर बात करें, गंगा का मैदान ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान दो भागों में बटा है आपका रोहेलखंड का मैदान, अवध का मैदान। और मध्य गंगा का मैदान आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान और बिहार का मैदान। और निम्न गंगा का मैदान आपका पश्चिम बंगाल का मैदान है। यहाँ पे ये बिहार का मैदान आपके 3 भागों में बटा हुआ है, सारण का मैदान और मगध का मैदान और मिथिला का मैदान। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तक है। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मृदा को मुख्यतः तीन मैदानी प्रदेशों में सीमांकित किया गया है। आपके उत्तरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। गंगा के मैदान की रचना अग्रगत में हुई है, जब प्रायद्वीपीय भूखंड ने हिमालय के दक्षिण प्रसार को रोका तो हिमालय के उच्च वलयों के समक्ष एक अग्रगत निर्मित हो गया, जो धीरे धीरे हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से भर विशाल का निर्माण हुआ। ये गंगा के मैदान में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर बंगाल की खाड़ी की विशाल के द्वारा होने वाले वर्षा की मात्रा में समुद्र से दूरी बढ़ने के कारण कमी आती है। और मध्य गंगा का मैदान बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। और मध्य गंगा के मैदान में गोरखपुर झील आपकी अधिक पाई जाती है। गोखुर झील अधिक पाई जाती है, क्योंकि इस भाग में नदियां विसर्प के रूप में रहती हैं। आपके गंगा के मैदान में यत्र तत्र आपके गर्त पाए जाते हैं, जिसे पटना के निकट जल्ला तथा मोकमा के निकट आपका
कहते हैं और पश्चिम बंगाल में जल के भरे हुए गर्तों को बील कहा जाता है। जलपाईगुड़ी आपकी दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय और तराई का क्षेत्र आपका दोआब कहलाता है। ये आपकी गंगा नदी का, यहाँ पे ये पाकिस्तान है और ये चाइना है, यहाँ पे म्यांमार है, ये बांग्लादेश है। ये इस प्रकार गंगा के बांटा गया है। पंजाब हरियाणा प्लेन और अपर गंगा प्लेन आपका मिडिल प्लेन आपका ये नेपाल है। ये लोअर गंगा प्लान ये है आपका, ये बांग्लादेश है ना। राजस्थान का मैदान देख लीजिए। इसका विस्तार पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर भारत पाकिस्तान की सीमा तक, उत्तर में पंजाब हरियाणा के दक्षिण तक और दक्षिण में गुजरात के मैदान तक है। राजस्थान का मैदान केंद्रीय उच्च भूमि के बीच अरावली पर्वत एक विभाजक रेखा का कार्य करती है और 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान के क्षेत्र में राजस्थान बागर और थार मरुस्थल की विभाजक रेखा है। राजस्थान बागर की उर्वर भूमि को रोही कहते हैं। राजस्थान के मैदान में थार मरुस्थल खनिज तेल, जिप्सम और नमक के भंडार की दृष्टि से भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह कृषि हेतु जल संसाधन के लिए इंदिरा गांधी नहर का विकास किया गया। राजस्थान के मैदान में सांवर झील भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है और लूनी इस मैदान की एक प्रमुख नदी। इस क्षेत्र में पहाड़ियों से घिरे अपकेंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को आपके बॉल्सन कहते हैं और चौरस और प्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को प्याला कहते हैं। सांवर झील बॉल्सन का अच्छा उदाहरण है और डिडवाना कुचामन और सरगोल तथा अन्य झीलें पिलाया के उदाहरण हैं। समस्त मरुस्थलीय प्रदेशों में रेतीले टीले तथा बरखान पाए जाते हैं। राजस्थान मैदान का एक बड़ा भाग बालका स्तूपों से ढका है। अगला मैदान देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र का मैदान। यह मैदान ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित किया गया विशाल मैदान का सुदूर पूर्वी भाग है। मैदान का सामान्य ढाल दक्षिण पश्चिम की ओर बंगाल की खाड़ी की तरफ है। ढाल प्रवणता के कम होने के कारण इस क्षेत्र में कई नदी द्वीप बन गए हैं, जिसे माजुली द्वीप आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान में है। माजुली द्वीप असम घाटी के उत्तरी किनारों का ढाल खड़ा, परंतु दक्षिणी किनारे का ढाल मेघालय की तरफ मंद पाया जाता है। यह मैदान भारत के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है तथा यहाँ मुख्य रूप से चावल और पटसन की खेती की जाती है। ब्रह्मपुत्र मैदान के कुछ भागों में सहायक नदियों द्वारा निर्मित शंकुओं के निर्माण से प्रवाहित मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण आपका गोखुर झील बील और दलदल और तराई क्षेत्र बन गए हैं। भारतीय मरुस्थल देख लीजिए। इंडियन डेजर्ट 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या इससे कम वाले क्षेत्र को मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है। भारत में अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे को बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मरुस्थलीय मैदान है, जिसे थार का मरुस्थल कहते हैं।
थार के मरुस्थल का अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है, परंतु कुछ भाग पंजाब, हरियाणा, गुजरात प्रांत में भी फैला हुआ है। विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनघनत्व थार के मरुस्थल में पाया जाता है। ढाल के आधार पर थार के मरुस्थल को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। आपके उत्तरी भाग जिसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है, और दक्षिणी भाग जिसका ढाल कच्छ के रण की तरफ है। कच्छ के रण को सफ़ेद मरुस्थल भी कहा जाता है। यह क्षेत्र नमकीन दलदल से निर्मित है जो हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र के अधिकांश नदियां केवल वर्षा के मौसम में ही जल पाया जाता है। अधिकांश नदियां अतः स्थलीय प्रवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। लूनी लूनी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। आपके दक्षिणी भाग की इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टानी संरचना प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, किंतु यहाँ की धरातलीय स्थलाकृति भौतिक अपक्षय एवं पवनों द्वारा निर्मित होती है, जिसे रेत के टीले, बरखान या छत्रक आदि। पठारी भाग आपका भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है, जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला, दिल्ली, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ, दक्षिण में इलायची जिसे कार्डमम पहाड़ियाँ तथा उत्तर में शिलोंग कार्बी एंगलोंग पठार है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। यह गोंडवाना लैंड के टूटने एवं उत्तर दिशा में प्रवाहित होने से बना है, अतः यह प्राचीनतम भूभाग पेंजिया का एक हिस्सा है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैल से बना है। सामान्यतः प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है। यही कारण है कि प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियां बहाव पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। प्रायद्वीपीय पठार का ढाल उत्तर और पूरब की ओर जो सोन, चंबल, दामोदर नदियों के प्रवाह से स्पष्ट है। दक्षिण भाग में इसका ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है, जो गोदावरी, कृष्णा और महानदी कावेरी नदियों के प्रवाह से स्पष्ट होता है। प्रायद्वीपीय नदियों में नर्मदा और ताप्ती नदियां अपवाद हैं यहाँ पे, क्योंकि इनके बहने की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। ऐसा भ्रंश घाटी से होकर होने के कारण होता है। मतलब आपकी दो नदियां ऐसी हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती। क्यों बहती हैं? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहते हैं, क्योंकि यह अनेक पठारों से मिलकर बना है। केंद्रीय उच्च भूमि आपके उत्तर पूर्वी पठार और पूर्वी पठार और दक्कन का पठार, इसीलिए इसे पठारों का पठार कहा जाता है। पूछा जाएगा पठारों का पठार किसे कहा जाता है, तो प्रायद्वीपीय पठार को। अरावली देख लीजिए, अरावली पर्वतमाला आपकी अरावली पर्वत का विस्तार उत्तर पूर्व में दिल्ली रिज से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर तक लगभग 800 किलोमीटर है। यह प्राचीनतम मोड़दार अपशिष्ट पर्वत रेसिडुअल माउंटेन का एक उदाहरण है, जो राजस्थान के बांगर को केंद्रीय उच्च भूमि से अलग करने वाली संरचना है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। अरावली की
अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष मानी जाती है। अरावली आपकी संरचना पश्चिमी भारत का मुख्य जल विभाजक है, जो राजस्थान मैदान के अपवाह क्षेत्र को गंगा के मैदान के अपवाह क्षेत्र से अलग करती है। जल विभाजक एक भौमिक क्षेत्र इकाई के रूप में पानी का भंडार करती है एवं छोड़ती है। लूनी नदी इस पर्वत से निकलने वाली राजस्थान मैदान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, जो राजस्थान बांगर और थार मरुस्थल से होते हुए गुजरात के कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। इसीलिए यह एक अंतःस्थलीय अपवाह क्षेत्र का उदाहरण है। अरावली से निकलने वाली आपकी सुकरी और जवाई नदियाँ लूनी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। अरावली पर्वतमाला पश्चिमी भारत की एक महत्वपूर्ण जलवायु विभाजक भी है, जो पूर्व के अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को पश्चिम के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश से अलग करती है। उत्तर पश्चिम भारत में यह एक खनिज संसाधन तांबा, सीसा, जस्ता, अभ्रक और चूना पत्थर के भंडार की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरुशिखर है, जो आबू पहाड़ी पर स्थित है। इसी आबू पहाड़ी में जैनियों का प्रसिद्ध धर्म स्थल दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, जबकि अन्य शिखर कुंभलगढ़ है। अन्य शिखर आपका कुंभलगढ़ का किला जो है आपके सिरोही राज संबंध में है, और यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार कुंभलगढ़ की है, लगभग 32 किलोमीटर की है ना। और विश्व की सबसे लंबी दीवार चीन की है, उसके चीन के बाद में दूसरी दीवार आपकी 32 किलोमीटर की लगभग आपकी कुंभलगढ़ की है, जो कि राजस्थान के राजसमंद जिले में पड़ती है। मेवाड़ का पठार, ये मेवाड़ का पठार क्या है? राजस्थान के पठार का विस्तार राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। मेवाड़ पठार अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग करने वाली संरचना है। मेवाड़ का पठार यह अरावली पर्वत से निकलने वाली बनास नदी के अपवाह क्षेत्र में आता है। बनास नदी चंबल नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में बैसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना को मालवा का पठार कहते हैं। मालवा पठार के राजस्थान में हाड़ौती का पठार कहते हैं। इसका विस्तार दक्षिण में विंध्याचल और उत्तर में ग्वालियर पहाड़ी क्षेत्र और पूर्व में बुंदेलखंड और बघेलखंड और पश्चिम में मेवाड़ पठारी क्षेत्र तक है। यहाँ बैसाल्ट चट्टान में अपरक्षण या वेदरिंग के कारण काली मृदा का विकास हुआ है। इसलिए मालवा पठारी क्षेत्र कपास की कृषि के लिए उपयोगी है। यह चंबल, नर्मदा, तापी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। चंबल नदी घाटी भारत में अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, जिसे बीहड़ या उत्खात भूमि कहते हैं। आगे देख लीजिए बुंदेलखंड का पठार। इसका विस्तार ग्वालियर के पठार विंध्याचल श्रेणी के बीच मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके लगभग उत्तर प्रदेश के 7 जिले जालौर आपकी झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, महोबा आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। तथा मध्य प्रदेश के 8 जिले आपके दतिया, निवाड़ी और टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना, दमोह और सागर और विदिशा आदि जिले मध्य प्रदेश के आते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में।
यहाँ की ग्रेनाइट और नीच चट्टान संरचना में अपक्षय और अपरदन की क्रिया होने के कारण जल मृदा का विकास हुआ है। बुंदेलखंड के पठार में यमुना की सहायक नदी चंबल के द्वारा बने महाखंडों को उत्खात भूमि का प्रदेश कहते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र सूखा प्रवाहित क्षेत्र होने के कारण केंद्रीय उच्च भूमि का आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा क्षेत्र है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित बघेलखंड का पठार केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करता है। अगला है फिर आपकी अगली हेडिंग है आपकी विंध्यन श्रेणी। विंध्यन श्रेणी क्या है आपकी? इसका विस्तार गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ तक है। इसे गुजरात में जोवट हिल और बिहार में कैमूर हिल कहते हैं। विंध्याचल श्रेणी को गुजरात से लगा के गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ तक। विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी है जो विंध्यन पर्वत को सतपुड़ा पर्वत से अलग करती है। आपकी विंध्यन श्रेणी कई पहाड़ियों की एक पर्वत श्रेणी है जिसमें विंध्यन, कैमूर बिहार में बोलते हैं, और पारसनाथ की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के चट्टान से निर्मित इस संरचना में धात्विक खनिज संसाधनों का अभाव है, परंतु भवन निर्माण के पदार्थों के भंडार की दृष्टि से इसका आर्थिक महत्व सबसे अधिक है। यह पर्वत श्रेणी में उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य जल विभाजक भी है, क्योंकि यह गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र का प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह क्षेत्र से अलग करती है। पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को अलग करती है? तो आपकी विंध्यन श्रेणी है ना, सतपुड़ा। आगे देखते हैं। मान लीजिए ये हम भारत ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। मान लीजिए ये भारत है हमारा, ठीक है। यहाँ से एक रेखा निकलती है ना। ये रेखा पहाड़ी निकलती है। ये पहाड़ी आपकी कौन सी श्रेणी? आपकी विंध्यन श्रेणी है। ये उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को अलग करती है, विंध्यन श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी देख लीजिए। यह भारत के मध्य भाग में स्थित है। इसका विस्तार गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सीमा से लेकर छत्तीसगढ़ एवं छोटा नागपुर के पठार तक है। यह पश्चिम से पूर्व राजपीपला की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल श्रेणी के रूप में फैली हुई है। इस पर्वत श्रेणी के सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ जो 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित मैकाल श्रेणी के सर्वोच्च चोटी अमरकंटक 1065 मीटर। कुछ अन्य स्रोतों में इसके कई अन्य चोटियाँ दी गई हैं। यहाँ से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम हुआ है। यह एक ब्लॉक पर्वत है जिसका निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। यह पर्वत श्रेणी नर्मदा और तापी नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। पूर्वी पठार आपका ईस्टर्न प्लानेट्यू इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। आपके पूर्वी पठार में आपका छोटा नागपुर का पठार आपके पूर्वी पठार में इसे शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन
और दंडकारण्य का पठार आपके प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। छोटा नागपुर का पठार देखते हैं। इसका मुख्यतः झारखंड में स्थित है छोटा नागपुर का पठार। इसके अलावा दक्षिणी बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला और उड़ीसा का उत्तरी जिला छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में आता है। इस पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल पहाड़ी और उत्तर में हजारीबाग का पठार और दक्षिण में रांची का पठार है। इन तीनों संरचनाओं को संयुक्त रूप से छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में शामिल किया जाता है। दामोदर नदी रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से अलग करती है। यह छोटा नागपुर के क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वोच्च महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हजारीबाग पठार की चोटी पारसनाथ हिल छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। यह जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। रांची पठार से निकलने वाली स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। रांची के समीप इस नदी के हुडरू जलप्रपात है। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित उच्च स्थलाकृति या द्वीप रूपी स्थलाकृति को पाटभूमि कहते हैं और भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से पाट क्षेत्र एक उत्थित भूखंड का उदाहरण है। आपका छत्तीसगढ़ बेसिन, महानदी बेसिन आपका छत्तीसगढ़ बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़ उड़ीसा राज्य में है जिसका निर्माण अवतलन और धसाव की प्रक्रिया द्वारा हुआ है। छत्तीसगढ़ बेसिन छोटा नागपुर के रांची पठार के दंडकारण्य पठार से अलग करता है तथा स्वयं महानदी के द्वारा छोटा नागपुर पठार के रांची पठार से अलग करता है। यहाँ पर महानदी तथा इसकी सहायक नदियाँ सिवान और हसदो, मांड और ईव आदि प्रवाहित होती हैं। छत्तीसगढ़ बेसिन में गोंडवाना क्रम की संरचना पाई जाती है। इसके कारण ही यहाँ कोयला भंडार की प्रचुर उपलब्धता है। अगला पठार आपका दंडकारण्य का पठार। इसका विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक है। यह भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यह अत्यंत ही ऊबड़ खाबड़ और अनउपजाऊ क्षेत्र है, लेकिन खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती और उद्गम इसी क्षेत्र में होता है। भारत में टिन धातु दंडकारण्य पठार में स्थित है, बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है। दंडकारण्य का पठार, पहले तो वो यही पूछेंगे कि दंडकारण्य का पठार किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, है ना। प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। और कौन सी धातु टिन धातु पाई जाती है इसमें। प्रमुख पहाड़ी पर्वत और राज्य, बटेश्वर पहाड़ी आपकी बिहार में है और बिलारी श्रृंखला आपकी कर्नाटक में है, चिन श्रृंखला आपकी मणिपुर में है और घोसी पहाड़ी आपकी हरियाणा में है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका आगे जो बचा हुआ है अगले हम वीडियो में लेंगे। तो चलिए, नमस्कार।